Yeah, hello students, welcome back. Let's continue with the types of corrosion. Already we have studied the three types. Now the fourth one is intergranular corrosion. Intergranular corrosion नाम से क्या पता चलता है? Grains में corrosion हो रहा है. The corrosion is happening because of the formation of indifferent types of grains. मतलब क्या है इसका? इसका इफ़ यू सी द डायग्राम तो काफ़ी मतलब सिंपल डायग्राम है, बट वो डायग्राम को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. नाउ जनरली ये इंटरग्रैनुलर कोरोजन दिखता कहाँ है? इट अकर्स इन एलॉयज. स्पेशली एलॉयज में हमेशा हम दो मेटल्स को मिक्स कंबाइन कर, दो तीन वॉट एवर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 or 3 मोर मेटल्स, ऑल दैट वी नो. फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील का जैसे कोई वेल्डिंग हो रहा है, जैसे स्टेनलेस स्टील इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ वॉट? आयरन, कार्बन, क्रोमियम स्पेशली फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट हैपन्स ये जो स्टेनलेस स्टील है मॉल्टन स्टेट में रहता है. जब उसको हम कास्टिंग करते हैं, शेप देते हैं, देन इट टेक्स अप दैट पर्टिकुलर शेप. तो मॉल्टन स्टेट में जब कोई भी मेटल मॉल्टन स्टेट में रहता है, स्टेनलेस स्टील हो या कोई भी मेटल हो, मॉल्टन स्टेट मतलब नीदर हॉट, नीदर सॉलिड, नीदर लिक्विड, इन द हॉट कंडीशन. ओके, तो ये हॉट कंडीशन में जब कोई भी मेटल को शेप दिया जाता है, जिसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं. Okay, so when this molten metal is cast, what happens? सॉलिडिफिकेशन होता है. कास्टिंग जैसे जैसे होगा मेटल सॉलिडिफाई होने लगता है और वो प्रॉपर शेप लेने लगता है. तो ये जब सॉलिडिफिकेशन होता है, देर आर स्मॉल 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 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर मेटल. तो ये जब न्यूक्लियाई सॉलिडिफिकेशन होता है, दिस सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस रैंडमली. ओके, वो ये देख के नहीं लेगा कि ये न्यूक्लिया इधर है, नहीं. रैंडमली ये जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूक्लिया, सब भर के न्यूक्लिया ही रहते हैं. तो वो रैंडमली जब सॉलिडिफिकेशन होता है, उस वक्त क्या प्रॉब्लम आती है? ईच मेटल इज कंपोज्ड ऑफ इट्स ओन एटम्स. ओके, तो ये जब हम मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटालिक एटम्स जब हम लेते हैं एलॉय में, सो व्हाट हैपेंस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे न्यूक्लियाई का, जो सॉलिडिफिकेशन होता है, दैट टेक्स प्लेस रैंडमली. सो दिस एटम्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ डेफिनेट लेयर और अ डेफिनेट सेट. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रेन में होता है. फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेन है, ग्रेन के अंदर ये पर्टिकुलर एटॉमिक एरे जो है वो क्रिएट हो रहा है. तो जब ये एटॉमिक एरे एक पर्टिकुलर ग्रेन में क्रिएट होता है, इट शुड बी यूनिफॉर्म. बट ऐसा नहीं होता है. एक ग्रेन में एक पर्टिकुलर एटम का सेटअप हो गया, तो दूसरे ग्रेन का जो एटम का सेटअप है वो मैच अगर नहीं करेगा, प्रॉब्लम आती है तब. ओके, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक मेटल जब मॉल्टन स्टेट से सॉलिडिफाई होता है, कास्टिंग होती है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ये न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होते हैं तो ये रैंडमली सॉलिडिफिकेशन इसका होता है. और ये हर एक जो न्यूक्लियस है, दे ग्रो इनटू अ पर्टिकुलर रेगुलर एटॉमिक एरे. एक रेगुलर पैटर्न में ये फॉर्म होता है एक ग्रेन में. ओके, तो ये एक ग्रेन का एक पैटर्न है, तो दूसरे ग्रेन का भी वही पैटर्न रहना चाहिए, क्योंकि मेटल्स तो वही है, कॉम्पोजिशन भी वही है, सब कुछ वही है. लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता. ऐसा कब नहीं होता? जब मान लो वो हीट ट्रीटमेंट जो दी जा रही है वो प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर जब मैं एलॉय फॉर्म हो रहा है तो वो इट अंडरगोज हैवी रोलिंग होता है, उसके ऊपर बहुत सारे यू नो steps are involved in making a proper alloy. So at this particular time जब अरेंजमेंट एटम्स का और जो लेयर्स का जो अरेंजमेंट है, दैट शुड बी आइडेंटिकल इन द ग्रेन. अगर ये आइडेंटिकल, ये अगर सेम नहीं रहा, तो ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म होते हैं. ओके, जैसे बाउंड्रीज फॉर्म होते हैं, एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से अलग हो जाता है, यानी कि मिसमैच होता है. फॉलोड एवरीवन? तो ये जब मिसमैच होता है, ग्रेन बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड. ये ग्रेन बाउंड्रीज, लेट मी यूज द पॉइंटर ओवर हियर टू शो. तो ये ग्रेन बाउंड्रीज जब फॉर्म होता है, कोरोजन टेक्स प्लेस एट दीज ग्रेन बाउंड्रीज.
ओके. सो इन सच सिचुएशन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला स्टेनलेस स्टील में जब हम क्रोमियम, मे बी अराउंड 8 to 12% ऑफ क्रोमियम इज प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील. सो व्हाट हैपेंस, यू नो, क्रोमियम का जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए. सो बट देन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, chromium reacts at certain position or at certain portion. Chromium reacts with carbon to form chromium carbide. ओके. क्रोमियम कार्बाइड अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रेन में फॉर्म हो गया तो दूसरे ग्रेन जो है इट इज़ इन डेफिशिएंट ऑफ क्रोमियम, मतलब वहाँ पे क्रोमियम ठीक तरीके से पहुँचा नहीं है. ये कब होता है? जब प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट ना हो. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट ना हो तब ये होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेटअप होना था हर एक ग्रेन में वो सेटअप सेम नहीं है. तो वो सेटअप सेम नहीं है तो बाउंड्रीज फॉर्म होगा. बाउंड्रीज फॉर्म होगा तो डेफिनेटली जहाँ पे वो पर्टिकुलर मेटल क्रोमियम नहीं पहुँचा है ठीक तरीके से तो वहाँ पे corrosion takes place. So the area where there is grain boundary, okay, formed there, that area will act as anode. और जहाँ पे chromium is precipitated in the form of chromium carbide will act as कैथोड. अब ये हमको स्टेनलेस स्टील का कोई भी चीज़ लो, ये जब हम लोग लेके देखते तो हमें पता नहीं चलता है कि ये इंटरग्रैनुलर कोरोजन हो रहा है, बिकॉज यू नो इट इज़ माइक्रोस्कोपिक कोरोजन और ये अटैक इंटरनल है. ये आपको दिखाई नहीं देगा, इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई. इट इज़ हाईली माइक्रोस्कोपिक एंड हाईली डेंजरस. And it, you know, even sometimes it so happens it is so like, you know, so intense that even the structure may even the composition or the structure may get deteriorated without giving any signal. ओके. तो ये आपको याद रखना है, इंटरग्रैनुलर कोरोजन ई टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रेन ऑफ द मेटल. हर मेटल्स में ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, उस ग्रेन्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ये एटम्स का जो फॉर्मेशन है दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं. तो ये सारे न्यूक्लियाई दे ग्रो इनटू अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ एटम्स. ओके. तो ये एटॉमिक एरे जिसको हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक एरे. एटॉमिक एरे में एक एटम, सारे एटम्स का एक प्रॉपर सेटअप वो ग्रेन में होना ज़रूरी है. तो हर एक ग्रेन में ऐसा होना ज़रूरी है जो कि सेम हो. अगर ये मिसमैच होता है वहाँ पे इंटरग्रैनुलर कोरोजन टेक्स प्लेस. ऑफ कोर्स इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट फॉलोड बाय रैपिड cooling. Okay. So in the exam when they will ask you, you have to describe this example. नोट्स में आपको इसका डिटेल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है. यहाँ पे आई हैव नॉट मेंशन ऑल द पॉइंट्स, ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर मेंशन, बट लेकिन जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ऑल दैट पॉइंट्स विल कम इन द इंटरग्रैनुलर कोरोजन. ओके. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ स्ट्रेस कोरोजन. ओके. राइट नाउ यू ऑल आर अंडर स्ट्रेस. ओके. I do agree with you. So stress corrosion is all about that. जो you know it is the combined effect of static tensile stress and corrosive environment. मतलब एक जो static tensile stress है, tensile means what? Ability to carry its own load. When a metal is not able to carry its own load properly due to the stress applied, that stress is static. And when this happens, you know, it happens when there is corrosive environment, especially when the metal is facing any kind of corrosive environment. So how will we define stress corrosion? It is the combined effect of static tensile stress and corrosive environment on मेटल. ओके. फॉर एग्जाम्पल सीजनल क्रैकिंग है. दो एग्जाम्पल्स हैं आपके स्ट्रेस कोरोजन में. एक है सीजनल क्रैकिंग और दूसरा है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट. आई एम नॉट श्योर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस और नॉट, बट सीजनल क्रैकिंग इज देयर. फॉर एग्जाम्पल सीजनल क्रैकिंग मतलब जैसे कि गन्स को कार्ट्रिजेस में रखा जाता है तो वहाँ पे जो है this type of corrosion takes place. Okay. So for example copper alloys mainly contains brass. Okay.
तो कॉपर अलॉयज जो कॉपर जो ब्रास में प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जांपल अल्फा ब्रास इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलॉय ऑफ ब्रास ओनली। इट अंडरगोज, ये जो स्ट्रेस करोजन है, इट इज़ सिमिलर टू इंटरग्रेनुलर करोजन ओनली। तो इट इज़ इंटरनल, कैनॉट बी सीन। So this internal intergranular cracking occurs in the atmosphere which consists of ammonia or amines। तो अल्फा ब्रास जैसे कि कार्ट्रिजेस हैं, गन कार्ट्रिजेस है, तो ये जो ब्रास के बने होते हैं, तो व्हेन इट कम्स अक्रॉस अमोनिया और अमाइंस देन दिस स्ट्रेस कोरोजन हैपेंस। ओके, तो ये मैंने जैसे इंटरग्रेनुलर कोरोजन में बताया था कि व्हाई डज दिस हैपन, बिकॉज एलॉयज when they are solidified or when casting is given to them, that time they undergo heavy rolling, drawing, or insufficient annealing is written over here। insufficient annealing means what, जो proper heat treatment देना चाहिए था वो नहीं दिया। annealing is all about that। annealing मतलब proper heat treatment should be given with rapid cooling। ओके, सो दीज, और ये बहुत ही लोकलाइज्ड अटैक है, ये कहीं भी हो सकता है, ब्रास का कहीं भी कुछ भी आप रखो, इट इज़ मीन्स इतना क्विक है कि दैट अटैक इज़ वेरी लोकलाइज एंड इमीजिएटली एनोडिक एरियाज आर फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू द कैथोडिक एरियाज। ओके, so you can see the grain boundary which is formed, which is anode, and the rest area is acting as cathode। okay, सो अगर माइल्ड कॉरोसिव भी है, लिक्विड है, तो भी इट लीड्स टू ग्रेटर extent of stress corrosion which leads to formation of cracks, and these cracks takes place internally, and then it literally एक plant जैसे उसके अंदर grow हो जाता है, not plant exactly, मतलब वो cracking का जो part है, it keeps on continuing and we don't even come to know until the structure has collapsed completely। so this corrosion continues till the structure collapses or the failure of structure occurs। the best अभी caustic embrittlement है, I'm not sure whether it is there in your syllabus, but still मैं आपको एक caustic embrittlement का example देती हूँ। caustic embrittlement क्या है? ओके, बॉयलर्स आपको मालूम है, वाटर बॉयलर्स, स्टीम बॉयलर्स। ओके, तो वो बॉयलर्स के अंदर जब पानी हम लोग डालते हैं, वी ऐड सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो। ओके, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, दिस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट at high temperature reacts with water। ओके, वाटर के साथ में जब वो रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ में जब रिएक्ट करता है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब मिलता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। This concentrated sodium hydroxide is called as caustic soda। Okay, ये caustic soda, what happens, ये जो boilers है, boilers is nothing but made up of steel only। स्टील मतलब आयरन का बना है, तो ये caustic soda जो है boilers का जो टैंक है उसके अंदर के जो वॉल्स हैं उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है। मान लो कहीं उस वॉल के अंदर खड्डा हो, क्रेवाइसिस हो या होल्स हो, कुछ भी हो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, वो जाके वहाँ पे जमा हो जाता है वॉल्स के अंदर, क्रेवाइसिस के अंदर। ओके, तो जब ये जमा होता है, स्लोली एंड स्टेडीली इट रिएक्ट्स विद द आयरन मेटल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आयरन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो एक नया ही कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम है सोडियम फेरोएट। व्हाट इट इज कॉल्ड एज सोडियम फेरोएट, विच इज रिटन एज Na2FeO2। आई रिपीट, Na2FeO2 सोडियम फेरोएट फॉर्म होता है। ये सोडियम फेरोएट, मान लो इसको ये डिकम्पोज हो गया, तो ये डिकम्पोज जब होता है तो दोबारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन
साथ साथ एक कोरोजन प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ये कोरोजन प्रोडक्ट का नाम क्या है? मैग्नेटाइट Fe3O4। क्या नाम है इसका? मैग्नेटाइट Fe3O4। ये हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के मैकेनिज्म में पढ़ा था। ओके तो ये Fe3O4 मैग्नेटाइट विच इज ब्लैक इन कलर इज नथिंग बट द corrosion product which is formed due to stress corrosion। ये corrosion को हम क्या बोलेंगे? stress corrosion। okay so in this way what happens, the areas of that particular boiler it becomes weaker and weaker due to the प्रेशर ऑफ द बॉयलर। प्रेशर जैसे जैसे राइज होगा उतना कॉस्टिक सोडा फॉर्म होगा। कॉस्टिक सोडा जो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम फेरोएट फॉर्म करेगा। फॉर्म करने के बाद में सोडियम फेरोएट डिकम्पोज होगा तो वो मैग्नेटाइट फॉर्म करेगा। मैग्नेटाइट इज नथिंग बट द corrosion product। okay I hope you all followed what is stress corrosion and intergranular corrosion। okay so here we complete with the types of corrosion। now in the next lecture we will see the factors। okay so for tomorrow's lecture you just go through this third and fourth video so that at least you know कि what are the different types of corrosion। of course एक reading में एक understanding में it you will take time but you keep on repeatedly watching it so that you understand it much better, and definitely by next week we will be giving you notes also। okay thank you all।